हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ इंटरव्यू के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पे। हम हमारे जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है उसे नित्य नए सीखते रहते हैं और कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती है उन चीज़ों को फिर मैं आपके इस यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे लाता हूँ। और आज मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है शिक्षकों के, जो विशेषकर जो शिक्षक लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हैं या आरएस या सिविल सर्विसेज का दे रहे हैं, उनसे संबंधित जो सवाल पूछे जा सकते हैं, उनकी उस एजुकेशन सिस्टम से संबंधित जो जानकारियां हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं, इंटरनल मैकेनिज्म कैसे होता है, हायरार्की कैसे होती है, एक शिक्षक के बेहतरीन गुण कैसे होने चाहिए, एक शिक्षक आपने किस तरह के नवाचार किए, ऐसे तमाम तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं, वो पूछते हैं। हमारे एक स्टूडेंट थी अभी, उनसे वो मुझे क्योंकि वो समय बताते उसको तो मैं नहीं मानता, लेकिन वो करीब मेरा 20-22 मिनट इंटरव्यू चला और उसमें से आधे से ज़्यादा समय, लगभग 15 मिनट के आसपास, उसे पूरा एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछा। और पूछना भी चाहिए दोस्तों, क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी इस बात में विश्वास करता हूँ कि जिस एक जॉब से दूसरी जॉब में आप जा रहे हैं, तो आप जिस पहले वाली जॉब में अगर आप कितने डेडिकेशन से, कितनी जागरूकता से, कितने मतलब उसकी कितनी समझ रखते हैं, कितनी कर्तव्य निष्ठा से आपने काम किया है, उसी के आधार पे तो ये पता लगाया जाएगा कि आप आगे कैसे आपकी भूमिका रहेगी। व्यक्तित्व का परीक्षण का महत्वपूर्ण आधार होता है। इसलिए इंटरव्यू के भीतर जॉब और जॉब से संबंधित जो सवाल होते हैं वो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। और महत्वपूर्ण केवल इसीलिए नहीं होते कि आपके जवाब क्या रहे, उनके माध्यम से पता चलता है। क्योंकि इसके भीतर जवाब तो आप देते हो, लेकिन जवाबों के भीतर की क्वालिटी क्या है। और एक और चीज़, अगर कोई अपने जॉब से संबंधित या जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उससे संबंधित स्कीम्स, उसका इतिहास, उसके बारे में उसका हायरार्की अगर नहीं बता पाए, तो फिर मुझे लगता है, देखिए, सब्जेक्ट में या कोई और जो दूसरा कोई विषय का कोई जानकारी, कोई सामान्य अध्ययन की चीज़ आप नहीं बता पाए तो ठीक है, लेकिन आप इससे संबंधित चीज़ें नहीं बता पाते हैं तो फिर तो ये बहुत बहुत बड़ा अपराध है इंटरव्यू के लिए। और ऐसी स्थिति में फिर आपके सारा किया धरा, आपने खूब तैयारी की, वो रह जाती है। अब मैंने अभी ये जो साक्षात्कार कार्यक्रम जो चल रहा है और काफ़ी पॉपुलर हुआ है, इसमें मैंने देखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में तो लगभग 70% शिक्षक ही है। उनमें से भी 50% तो जो व्याख्याता हैं, जो पिछली भर्ती में सेलेक्ट हुए थे, उनकी तैयारी अभी नहीं है, वो है। और आरएस में चूँकि अभी स्टूडेंट्स आने लगे तो उसमें भी शिक्षक काफ़ी होते हैं। अब मेरे पास उसका एग्जैक्टली डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी 30-35% उसमें रहते हैं। तो ये चीज़ है। तो आज मैं जो चर्चा करूंगा वो इसी पे करूंगा कि जो शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है, कार्यक्रम क्या है, प्रश्नोत्तर क्या है। और दोस्तों, अभी मेरे साथ बड़ी चोट हुई। मैंने एक पूरा वीडियो, चूँकि मैं समय कम लगे तो मैंने लिख लिया था, पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। और पता लगा कि चूँकि मेरे तो सारा सिस्टम सेल्फ चलता है ही, तो इसमें 30 मिनट्स की ही रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी थी और मैं बोलता चला गया, 1 घंटे की हो गई। तो अब मैं छोटा करता हूँ इसे, 15-1 मिनट में पूरी तो चीज़ें नहीं बता सकता। अभी जो मेरा 1-to-1 से, अभी जो मेरा प्रोग्राम, मैंने जूम पे मेरे जो इंटरव्यू प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनसे लगभग मैंने 1.5-2 घंटे तक इस पर डिस्कशन किया था। और वहीं से मैं जानकारी जुटाता हूँ, खूब वर्क करता हूँ उनके लिए, और उनके अनुभव भी मेरे पास में आते हैं, वो भी मुझे सिखाते हैं। और चूँकि मैं खुद राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ तो बेहतर तरीके से इनको एक देख भी सकता हूँ। इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूँ, सिविल सर्विसेज में रहा हूँ, तो एक दृष्टिकोण डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। ट्रेनिंग मॉड्यूल में वैसे भी कई तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाता हूँ, तो एक दृष्टिकोण कोशिश करता हूँ कि क्या एक दृष्टिकोण इंटरव्यूअर की दृष्टि से हो सकती है। तो ऐसे ही प्रयासों में इसमें देखिए एनईपी है, एनईपी पे मैंने 3 वीडियो जारी किए। तो एक तो मैं अभी इसकी चीज़ों को बिना समय गवाए शॉर्ट में बताऊँगा, ताकि मैं सब चीज़ों को, और अब सोर्स बता दूंगा आपको। तो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो तो सीबी कैंपस ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस दोनों। लेकिन महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि पहला सवाल है कि अगर आप शिक्षक हैं तो मैटर और कंटेंट कहाँ से देखें। तो ज़्यादातर स्टूडेंट वो मार्केट में वो बुकलेट चलती है ना, स्कूल प्रबंधन, और वो देख लेते हैं। नहीं, गलती ना की, ओरिजिनल सोर्सों के पास जाइए। क्या करना है आपको, जो वेबसाइट है, जो साइट है, गूगल पे जाके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जैसे राजस्थान के तो राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ से भी आप हो वो देखिए, वो खोलिए और उसे देखिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें प्रशासनिक ढांचा होता है, लेकिन उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
वो एनुअल रिपोर्ट देख लो, आप सारा काम हो जाएगा। मतलब आप ये देख लो कैसे देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताता भी हूँ आप कैसे देखेंगे। मैंने खोल के ये देखो, ये बार ये तो डायरेक्ट माध्यमिक शिक्षा की आ गई। देखो मैं पीछे करता हूँ, ओके, हाँ, जैसे ये पूरा माध्यमिक शिक्षा का आ गया। अगर हम थोड़ा सा और भी देखते हैं इसमें, तो ये तो जैसे मैंने एक आपको बताया है कि आप खोलेंगे तो कैसे खुल जाएगी आपकी, इसको ऐसा कर सकते हो, है ना। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दस्तावेजों में जाओ देखो, और दस्तावेजों में ये जो वार्षिक रिपोर्ट है ना, इसको देखो, तो इससे ये देखो डाउनलोड हो जाती है। फिर खोल के देख लो, एक तो तरीका में नहीं हो। बाकी इस पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती है, कैसे खोलते हैं बिल्कुल मैं आपको जीरो से भी बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप ये तो माध्यमिक, इसमें जाए आप बिल्कुल जीरो से भी जाओ तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए आप, खोल के ये आपका ब्राउज़र खोल लो। ब्राउज़र खोल के आप जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आप मुझे पता काम नहीं करते हो, फिर ऐसे खोल के देख लेंगे। ये देखो खुल जाएगा आपका, ये देखो मैंने आपके सामने ही खोला है। इसमें से जैसे इसको स्कीम्स, तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारी ये स्कीम्स, सारे कितने कितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, देखो कितने विभाग काम कर रहे हैं। इनको सबको खोल के इनकी जानकारी लो, क्योंकि जो विशेषकर आरएस में तो क्या होते हैं कि वो उनमें काम किए हुए रहते हैं, अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और ये प्रोफेसर लोग इनमें बड़ी रुचि लेते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले। आप देखो तो इधर से जैसे आप देखोगे ना, तो यहाँ से देखोगे तो सारे विभाग ऐसे भी खुल जाते हैं। फिर इसमें जैसे मान लीजिए कि आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग, जैसे भी मैंने खोल के बताया, आपको प्राथमिक शिक्षा विभाग खोलना है, ऐसे खोल के आप, या संस्कृत डिपार्टमेंट में, तो आप खोल के देख सकते हो। तो हमें ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आप देख लेना इसे। जो देखो अभी खुल जाएगा नेट, तो ओके, तो ये है। फिर आप क्या करेंगे कि एक वरिष्ठ जो कोई अनुभवी शिक्षक हो, उससे थोड़ा सा राय मशविरा करो, एनईपी पढ़ो, एनईपी को कनेक्ट करना, पढ़ के आपके मॉडल से कनेक्ट करना। फिर अपने व्यक्तिगत अनुभवों में बायसनेस को हटाओ और एक ऑब्जेक्टिविटी लाओ, और फिर एक अप्रोच बनाओ। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़ पे, मतलब इस पे कम से कम 50 क्वेश्चन बना लो। फिर हर क्वेश्चन पे 3 नट सेल में सेंटेंस क्या हो सकते हैं वो डिसाइड करके उसकी प्रैक्टिस करो। देखिए इंटरव्यू ऐसा नहीं है मित्रों, ये एक ऐसा चरण होता है जहाँ बिल्कुल ऐसे ही चले जाते हो, जबकि यही निर्णायक हो रहा है सिलेक्शन में। तो इसके हर पार्ट पे आपका इत्मीनान से बैठ के करो इसकी तैयारी। ये मोक मत खेलो, इससे क्या आपकी इनर ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके ब्लैक स्पॉट्स पता नहीं चल रहे, आपकी चीज़ें दूर नहीं हो पा रही है। इसलिए शांति से बैठो, और ये चीज़ पहले तो मैंने सोर्स बताया कि कैसे करें। फिर आप, एक सवाल आता है कि आप शिक्षा से जुड़े हुए हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हो तो निश्चित तौर पे पूछने वाले हैं, मतलब इसकी संभावना बहुत होती है। सिविल सर्विसेज में भी पूछते हैं। तो आर्टिकल 21A 86वां संविधान संशोधन, कहानी याद करो, आर्टिकल 51A नहीं है जो बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 45 है, 29 में जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। आप जो है इसके अलावा अगर आप देख सकते हो तो जो राजभाषा से संबंधित मुद्दे 243 से 251, समवर्ती सूची में है कौन सी प्रविष्टि है, 25वीं है। आरटी एक्ट जो है वो ज़रूर देखो। अब मैं आपको खुद को देखना है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि समय बहुत लग जाता है। कुछ पूरा इतिहास बताओ अपने उससे संबंधित की हिस्ट्री क्या है। जैसे राजस्थान का मैंने लिया है कि राजस्थान की स्कूल की शिक्षा व्यवस्था 1844 में लोक शिक्षण विभाग की स्थापना हुई, 1950 में शिक्षा विभाग बना, 1947 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग पृथक हो गया। एक समग्र शिक्षा अभियान चलता है जो सभी जितने भी प्रोग्राम्स पहले चल रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको सबको एकजुट करके एक जगह करके केंद्र प्रवर्तित है। 1 से 12 क्लास तक का एकीकृत है ना। राजस्थान में ये कौन चलाता है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद चलाती है इसे, नहीं है, ये बताओ आप, है ना। इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जैसे अगर आप स्कूल के अंदर शिक्षक है या प्रधानाध्यापक है, व्याख्याता है, तो आपसे पूछा जाएगा निश्चित तौर पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो प्राइमरी एजुकेशन में है, अगर आप मिडिल स्कूल में हो तो स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका अध्यक्ष कौन होता है, उनका उद्देश्य क्या है,
ठीक है ना। अब ये डिटेल चर्चा तो फिर मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे करता हूँ, लेकिन ये देखो इसी जो है, और देखो कहाँ साइड से देखो। जैसे स्कूल डेवलपमेंट कमेटी में 23 मेंबर्स होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 16 मेंबर होते हैं, जो चेयरमैन होता है वो यहाँ पेरेंट्स से होता है। इधर स्कूल डेवलपमेंट कमेटी में जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वो उसका प्रिंसिपल होता है, और सेक्रेटरी जो वरिष्ठतम शिक्षक होता है SDMC में, और SMC में जो सेक्रेटरी होता है वो प्रधानाचार्य होता है। उद्देश्य क्या है बताओ, कि कैसे इसके माध्यम से पेरेंट्स और स्कूल जो है, उद्देश्य को एक लाइन ढूंढो, जैसे मैं ढूंढता हूँ कि स्कूल के प्रबंधन, संचालन और विकास में अभिभावक, जनप्रतिनिधि और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और शिक्षण संस्थान की जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। देखो मैंने लाइन बना दी, इस तरह से जवाब दो उसे। तो ये आप कीजिए। पद सोपान ये जरूर बताओ। पद सोपान जैसे स्कूल का जो आपका राजस्थान के जो शिक्षक है उनका पद सोपान, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शासन सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ शासन सचिव बोलते हैं, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग है। और शासन सचिव के नीचे जनरली क्या होता है, अतिरिक्त या संयुक्त शासन सचिव होता है। ये नहीं है, विशिष्ट शासन सचिव पता होना चाहिए। ये सचिवालय है, फिर सचिवालय से नीचे फिर डायरेक्टरेट, जो 2 डायरेक्टरेट है ना, अलग अलग, संस्कृत का अलग डायरेक्टरेट है, उनके फिर निदेशक होते हैं। फिर आजकल निदेशकों को ने अपना नाम आयुक्त कर लिया, वो पता हो। निदेशक के नीचे फिर हर संभाग पर संभागीय जो है, संभाग पर संयुक्त जॉइंट डायरेक्टर या जॉइंट कमिश्नर होता है। फिर जिला स्तर पर ये 2 पद है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, मुख्य DO और DO, फिर CBO, फिर PO, फिर प्राचार्य व्याख्याता। आप शिक्षक हो तो इतना पता कर लोगे, डिटेल नहीं जाऊँगा मैं। मिड डे मील पे जनरली सवाल पूछते हैं आपसे चाहे कहीं भी हो, मध्याह्न शिक्षा, क्या क्या सवाल होते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, कितना इसमें पर स्टूडेंट क्या दिया जाता है, कितना फंड दिया जाता है, कैसे रिकॉर्ड रखा जाता है, कैसे मॉनिटरिंग की जाती है। तो आप बताइए कि जो मिड डे मील स्कीम्स है उसका उद्देश्य क्या है। अब इसमें क्या होता है कि आप अपना मन से बताते हो, दोस्तों प्रॉब्लम यही है। तो आप उसकी साइट पे जाके देखेंगे या उस प्रोग्राम्स में जाएंगे तो फर्स्ट जो उद्देश्य रखा था वो ड्रॉप आउट रेट को कम करना, नामांकन को बढ़ाना और मल न्यूट्रिशन पर नियंत्रण रखना है। 3 पॉइंट बताइए। इसी तरह से फिर हम इसकी जो है ना वो जो खाद्यान्न है तो 1 से 5 तक 100 ग्राम पर स्टूडेंट, 5 से 8 तक 150 ग्राम, और जो इनका जो प्रशासनिक जो अन्य जैसे मान लीजिए कि दाल और अन्य के लिए जो है जो खर्चा है 6.19 रुपये आज की डेट में मैंने रिपोर्ट देखा है उसमें पर स्टूडेंट है, और 6 से 8वीं तक वालों को 9 रुपये 29 पैसे नहीं पर स्टूडेंट देती है। इसी के पैरेलल जो है दूध के लिए पन्नाधाय बाल गोपाल योजना चलाई, जिसमें 1 से 5 तक 15 ग्राम, 6 से 8 तक 20 ग्राम, है ना। डिटेल फिर देख लेना, है ना। ओके, स्कूल्स कितने तरह के चलते हैं ज़रूर देखो, जैसे KV और नवोदय विद्यालय तो चल रहे हैं, सामान्य स्कूल चल ही रहे हैं। अभी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल राजस्थान में काफ़ी चर्चा में है, तो इससे संबंधित सवाल। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल्स क्या है, ये है। एकलव्य स्कूल्स क्या है, ये है। कस्तूरबा आवासीय स्कूल्स क्या है, नवोदय क्या है, KV क्या है, तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये सवाल ज़रूर आप पूछा जाएगा कि जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स है जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनमें प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, इतनी संख्या में खोल दिए, अब वर्तमान सरकार कह रही है कि इन्हें बंद करें, समीक्षा कमेटी बना रही है, तो क्या आपका क्या व्यू है। तो देखिए जो ये व्यू होता है ना ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, इसमें सब्जेक्टिविटी सामने भी हो सकती है, लेकिन आप बीइंग ए शिक्षक इस पे व्यू रखना है। सरकार क्या मतलब सरकारों की स्टेटमेंट पे नहीं जाना कि हमें उनको कुछ करना। बीइंग ए शिक्षक आपका व्यू क्या है, तो बीइंग ए शिक्षक ये व्यू है कि इसका उद्देश्य क्या था महात्मा गांधी से। तो इनका उद्देश्य जैसे लाइन टू लाइन जैसे मैंने लिखा हुई है, समाज के निचले स्तर के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण व सुनिश्चित शिक्षा प्रदान करना, ये तो है। क्या ज़रूरत है अंग्रेजी माध्यम की? बिल्कुल ज़रूरत है, कैसे इनकार कर सकते हो। अब प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम बड़ी इसी के बहाने इसी रहा है, बहुत ज़रूरत है। आपसे पूछ सकते एक तरफ मातृभाषा में शिक्षा की बात हो रही है, एक तरफ अंग्रेजी माध्यम। सर मातृभाषा में बच्चा सीखता है लेकिन अंग्रेजी भी उतनी महत्वपूर्ण है, तो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से फिर मातृभाषा की शिक्षा व्यवस्था आप करें। मातृभाषा की शिक्षा इससे कोई प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम जो है वो जो है आज ग्लोबल कंपटीशन के लिए विशेषकर समाज के निचला तबका का जो विद्यार्थी है वो इसलिए पिछड़ जाता है क्योंकि उसके पास वो नहीं है।
क्या बंद करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। आप कहिए कि सर इसके भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, प्रशिक्षित शिक्षक लगाने की ज़रूरत है। कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल जवाब है दोस्तों। हर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6% GDP के खर्च का लक्ष्य रखा है और अभी तक ये 3-3.5% तक है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। आप बीइंग शिक्षक इसकी पैरवी करेंगे, अच्छा लगेगा सामने वालों को। तो ये कुछ चीज़ें मैंने थोड़ा सा बताया हूँ, ये आप देखिए। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद स्कूल मॉडल स्कूल्स क्या है ये बताइए, है ना। तो ये 2013 से शुरू किए थे। तो क्या था कि जो केवी का मॉडल था वो राजस्थान सरकार ने शुरू किया। डिटेल आप नेट खोल के देखिए तो केवी में CBSE से कनेक्टेड होती है, अंग्रेजी माध्यम की होती है। 17 पिछड़े जिलों में 134 ब्लॉक में ये चल रहे हैं। नहीं, बहुत पॉपुलर है ये जो ये इसी का एक वृहद रूप है। एकलव्य स्कूल्स क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जनजातीय मंत्रालय चलाता है। ध्यान रखें, जो जनजातीय क्षेत्रों के जो पिछड़े क्षेत्र है वहाँ पे जनजातीय जो विद्यार्थी है उनको आवासीय स्कूल प्रदान की जाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है ये मॉडल? आप एक लाइन में बताइए कि जो नवोदय की स्कीम्स है वो जनजातीय ट्राइबल एरिया में लगाइए, खत्म बात। कस्तूरबा आवासीय शिक्षा क्या है? बालिका शिक्षा के लिए आवासीय है। क्या है ये? 75% वीकर सेक्शन से ली जाती है और 25% गरीब। ध्यान रखिए, आवासीय है, बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। फिर इसी स्कीम्स को खोल के देखो आप तो केवी है, नवोदय स्कूल सेकंड जो NEP थी उसमें, उसके बाद राजीव जी ने शुरू किया। देखो आप कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। तो मैं बस ज़्यादा डिटेल इनमें नहीं बताऊंगा, ये फिर मैं मेरी वीडियो जो मेरी ऐप पे है उस पर गार्गी पुरस्कार बताओ, इंदिरा प्रियदर्शनी, बालिका प्रोत्साहन, लाडो योजना, 7 किस्तें, अभी नाम चेंज किया है, 7 किस्तें जो है ना विदेश में पढ़ाई के लिए है, साइकिल योजना है। ये मैंने कुछ चीज़ें हैं, आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैं इसमें समय नहीं लूँगा मित्रों, काम की बातें रह जाती हैं। साला दर्पण जरूर आप देखो, अगर राजस्थान में आप शिक्षक हो तो। क्या है साला दर्पण? बताइए सर। ये एक लाइव डेटा प्रबंधन है, डाइट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में आप जरूर बताइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। कुछ और सवाल है जो पूछते हैं, जैसे आपसे सवाल पूछते हैं कि आपका चलिए जो महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं इंटरव्यू प्रोग्राम बता देता हूँ कि जो हमारा साक्षात्कार कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आप कॉल करके पूछते रहते हैं और तमाम तरह से जानकारी लेते हैं, तो मैं यही डिटेल से बता देता हूँ कि है क्या, ताकि आपको फ़ोन करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चल रहा था, काफ़ी पॉपुलर हुआ है। और ये जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो सभी सब्जेक्टों के लिए है, ऑफलाइन ऑनलाइन का एक मिक्स रूप है। और अभी RAS में शुरू कर दिया, क्योंकि राजस्थान में रिजल्ट आ गया, RAS में शुरू कर दिया इसको। तो ये जो प्रोग्राम है, और इसके बाद में फिर मैं चैलेंजेस बताता हूँ स्कूल एजुकेशन सिस्टम का, समय रहेगा तो ये जो इंटरव्यू प्रोग्राम है उसमें इसकी पॉपुलैरिटी, ये जो बच्चों को जो पसंद आया उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि मेरा अपना वर्क तो इस पर कई सालों से था। लेकिन मैंने ये देखा कि किसी स्टूडेंट्स के जो ब्लैक स्पॉट्स को पहचाना जाए और वो 2-3 जो मेजर गलतियाँ वहाँ करता है उनको रोक दे, क्योंकि वो प्रॉब्लम करती है, और एक स्टूडेंट के साथ लग के बताया जाए कि इस सवाल का ऐसे जवाब हो, ये बायोडेटा को ऐसे ठीक करे, ये आपका कोर पार्ट है। क्योंकि इस समय उसे बड़े बड़े लेक्चर और ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ बैठ करके, एक विद्यार्थी के साथ बैठ करके और उसे ऐसे प्यार से बताने की, उसके साथ एम्पैथी रखते हुए उनको कनेक्ट रख करके उनके साथ थोड़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसीलिए इंटरव्यू के अलग अलग अब तक मॉड्यूल्स रहे। हमारे टाइम पे जब हम दे रहे थे तब अलग चलते थे, हालांकि मैंने उस दौर में वो मॉडल नहीं अपनाया जहाँ भीड़ जा रही थी। मैंने उस दौर में एक गुरु चुना था, हाँ, प्रोफेसर PD शर्मा जी, उनसे साथ व्यक्तिगत किया, बहुत डेवलपमेंट किया इंटरव्यू पे। मैंने शायद इंटरव्यू दिए भी शायद बहुत कम लोग होंगे, इतने इंटरव्यू दिए हैं, और बहुत अच्छे स्कोर, बहुत बुरा अनुभव, सारे अनुभव रहे। ठीक है, ओके, तो उनमें नहीं जाएंगे व्यक्तिगत चीज़ों में। तो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है मित्रों, उसमें एक 1-to-1 सेशन होता है। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है। ऑफलाइन जयपुर में, इसमें बैठ के ये डिटेल होता है, हर स्टूडेंट के साथ सेपरेटली बैठता हूँ मैं खुद, हाँ ना। तो ये पर एक ओरिएंटेशन सेशन, इसका मतलब होता है कि आपको एक तैयार करना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना, आखिर इंटरव्यू में क्या देखा जाता है। तो एक्सपर्ट्स से मिलाते हैं हम, स्पेशली जो RPSC के मेंबर, चेयरमैन या जो सीनियर प्रोफेसर जिनको एक्सपीरियंस है, और मैं उसका एक पार्ट आपके साथ हुई।
इसी तरह से बोर्ड टीचिंग सेशन, ये इम्पोर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए, तो ये मैंने अलग देखा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सारा इंटरव्यू है बोर्ड टीचिंग कमज़ोर है ना, ख़त्म। तो इसको अलग से हम देखते हैं और पूरा लाइव भी चलाते हैं उसको ऐप पे। इसी तरह से फिर हम जब ये तीनों हो जाते हैं और फिर डेट आ जाती है, फिर एक्सपर्ट से डिस्कशन और फिर मॉक इंटरव्यू, जो ऑनलाइन मोस्टली ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन भी हम करवाते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ करते हैं। फिर एक और मैंने एक्टिविटी शुरू की है, वो है इंटरव्यू के जस्ट पहले आपको एक फाइनल टच देने के लिए फिर मैं एक पर्सनली आना पड़ता है। मुझे लगा कि ज़रूरी था, तो ये और बढ़ा दी है मैंने। अब पहले तो नहीं थी, अभी तक के स्टूडेंट्स को नहीं थी, अब मैंने थोड़ा थोड़ा करता हूँ कि हाँ चलिए थोड़ा देखते हैं। अभी RS में भी 1-to-1 सेशन है और ओरिएंटेशन है, मॉक है, फाइनल, ये तो एजीटी जी है। लेकिन RS का जो सिविल सर्विसेज है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें इश्यूज होते हैं, उसमें गुड गवर्नेंस होता है, उसमें सरकार की स्कीम्स, प्रोग्राम, कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सब चीज़ें हैं। तो इन पे फिर मैं जूम पे ग्रुप में डिस्कशन में सेशन लेंगे, मैं लूँगा, अन्य एक्सपर्ट्स लेंगे, अन्य जो संबंधित लोग हैं जिनके पास अनुभव है वो लेंगे। आप एनरोलमेंट कैसे करवा सकते हैं? एनरोलमेंट के लिए CB कैंपस ऐप है भैया हमारी, इसी पे रखना है। इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इसमें फिर ये कोर्स बना हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, RS में भी हम शुरू करेंगे, इसमें भी अब धीरे धीरे डालने लग जाएंगे। तो इसमें जो है आप जाके कोर्स को ले लेंगे, तो बहुत सारे वीडियोज़ को देख करके आप एक अप्रोच बनाएंगे। हमारी तरफ से तुरंत एक कॉल आता है, एक फॉर्म भरवा लिया जाता है, हमारा जो ऑफिस है, और फिर उसके माध्यम से हम आपसे एक डेट फिक्स करके फिर ओरिएंटेशन और वो फिर आगे का पूरा डिटेल फिर इस नंबर से, मतलब आपको पूरी जानकारी, और यही संपर्क करेंगे आपसे 7412902955। यहाँ से और कोई आपको डाउट्स और जानकारी ले लेना, मुझसे संपर्क करना हो तो मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर CB यादव है, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। 9887898181। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, मुझे सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करना, कॉल मत करना प्लीज़, है ना। अभी तक किया भी नहीं है, मैं खुद आपको बताऊंगा कितने बजे आप कॉल कर सकते हैं, मैं फ्री रहूँगा, जब आप कॉल करेंगे तो बात भी कर पाएंगे। तो ये मैंने एक प्रोग्राम से, हाँ एक सवाल जो था वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो सवाल ये था कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम के समक्ष क्या चैलेंजेज है, ये पूछते हैं, या स्कूल एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के सामने कैसे दम तोड़ रहा है, ये भी पूछ सकते हैं। या क्यों नहीं हम सरकारी स्कूल व्यवस्था को ख़त्म ही कर दे, ज़रूरत ही क्या है जब इतना कमज़ोर है, कुछ जीरो नामांकन जैसी स्थिति है, इतने क्वालिफाइड लोग जाते हैं। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछते हैं। तो इनका मैं कोई एक आंसर न देके आपको कुछ आउटलाइन देता हूँ आंसर बनाने के लिए, क्योंकि आंसर बना के दे दूंगा ना तो आप मेहनत ही नहीं करेंगे, थोड़ा सोचो। देखो एक चीज़ ये है कि स्कूल, जो सरकारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, उसका उद्देश्य सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, उसका उद्देश्य पहुंच भी है। और हमारा पहुंच पहला स्टेप होता है, फिर क्वालिटी एजुकेशन होता है, ठीक है ना। तो ऐसी जगह जहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं जा सकता, वहाँ भी गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पहुँचता है, जो बहुत बड़ा काम है। और किसी भी दृष्टि से ये जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है उसकी प्रासंगिकता को आप कम नहीं बताएंगे। आप बताएंगे सर वहाँ एजुकेशन देता, उन बच्चों को एजुकेशन देता है जिनके पेरेंट्स में चेतना नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो वहाँ पे वो काम करता है। जहाँ 3-3 बच्चे जहाँ पहुँच, वहाँ एक ऐसी दुर्गम जगह पर जाकर के भी ये व्यवस्था करता है। तो एक तो ये है। दूसरा, क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी। तो देखिए NEP तो आप अच्छे से रखो, NEP पे मेरे अलग से वीडियो है ना, और मेरे इस YouTube पे भी नीचे जाके देखोगे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको देखो आप। तो आप बताएंगे कि देखिए मोटी कमी क्या बताते हैं, जो आपको भी पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एक चीज़, 2 चीज़ें मैं कहता हूँ, आप थोड़ा सा अलग देखिए। आप बताइए कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित तौर पर कमज़ोर है, लेकिन एक प्रॉब्लम और है, वो है कि गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है वो अपनी मार्केटिंग नहीं करता है, और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम मार्केटिंग पे बहुत खर्च करता है, भले ही अंदर कुछ भी ना हो और भले ही उनके शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हो। एक तो ये पक्ष है। और एक है इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंगें हैं, लेकिन जो सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जो सामग्री होनी चाहिए उसकी कमजोरी है, वो कमी है। और उसके लिए आप सुझाव पूछा जाए तो वही 6% GDP का। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए, वह है गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगाना। सर तीनों शिक्षा नीतियों में इसको रोका गया, फिर लगा देती, इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। तो ये भी है, ये भी बता सकते हो।
एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बाकी ये भी बता सकते हो कि जो डायरेक्टर वगैरह बनाते हैं, वो IAS वगैरह बनाते हैं, तो उन्हें मतलब एक शिक्षा व्यवस्था की एक जो बुनियादी समझ जो होती है, ग्राउंड समझ होती है, उसका अभाव होता है। लेकिन फिर भी मैं सिविल सर्विसेज में इस पॉइंट को नहीं बताने के लिए कहूँगा, लेकिन ये है, ये भी एक पक्ष है। फिर हमारे यहाँ शिक्षा से संबंधित रिसर्च, मॉनिटरिंग और दूसरे पक्ष भी हैं। तो कुल मिला के आप ये सारी चीज़ें बताइए, है ना। तो मैंने एक कोशिश की है दोस्तों आपके लिए कि आप अगर शिक्षक है, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है, तो पूरी चीज़ तो मैं नहीं बता पाया, लेकिन फिर भी एक आउटलाइन बता दी है, प्रोग्राम्स बताए, इनका स्ट्रक्चर बताया, हायरार्की बताई, इनका इतिहास बताया, और जो दूसरे प्रदेशों के लोग इसी तरह से साइट को खोल के देख सकते हैं, मैंने वो एक प्रक्रिया बताई है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मेरा ये जो प्रयास आपके लिए किया गया, ये बताने का जो निर्णय लिया, निश्चित तौर पे आपके लिए फ़ायदेमंद तो होना चाहिए। बस आप बताते नहीं हो, आप थोड़ा कमेंट करके भी बता देंगे तो मुझे फिर और मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो आप, और मुझे सच्चाई भी पता लगती है उससे। तो आप मैसेज करके बता देते हो, कमेंट नहीं करते। नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नहीं लगे तो बिल्कुल मत कीजिए। ओके, कोई नहीं। तो दोस्तों आज इतना ही, नमस्कार।